इस वीडियो में केजेएस का बिहार स्पेशल का एक लेक्चर पहले ही आ चुका है। लेक्चर 5 से हम लोग जो है इस वीडियो में कवर करेंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं एंशियंट हिस्ट्री, मौर्य वंश, गुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद का अंत कर मगध में एक शक्तिशाली राजवंश और मौर्य वंश की स्थापना कर दी और चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से इस ख्याति को प्राप्त किया। लगभग 305 ईस्वी पूर्व यूनानी सेल्यूकस निकेटर ने मगध पर आक्रमण किया और सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच इस युद्ध में मगध की जीत हुई। यूनानी शासक तथा मगध के शासक के मध्य वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए और इससे भारत पर यूनानी आक्रमण का खतरा हमेशा के लिए टल गया। यानी क्या हुआ, यूनानी शासक और मगध शासक के बीच क्या हुआ, वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए। इससे क्या हुआ कि यूनानी का जो आक्रमण का खतरा था भारत पर, वो खत्म हो गया। इसी कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता भी कहा जाता है, क्योंकि इसने क्या किया, यूनानियों के आक्रमण के खतरे को खत्म कर दिया वैवाहिक संबंध स्थापित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 1500 हाथियों को उपहार में दिया और चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, सेल्यूकस निकेटस को 1500 हाथी उपहार में दिया और सेल्यूकस निकेटर ने यूनानी राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। मेगास्थनीज पाटलिपुत्र की चर्चा प्रशासनिक इंडिका नामक पुस्तक में की। इंडिका पुस्तक जो थी वो मेगास्थनीज की थी, जिसमें इसमें चर्चा की गई है इनकी। आगे है, मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र की प्रशासन 6 समितियाँ थी। यानी मेगास्थनीज के अनुसार जो पाटलिपुत्र था उसके प्रशासन में 6 समिति थी, 5-5 लोग जिसमें शामिल थे प्रत्येक समिति में। मौर्य साम्राज्य की जानकारी हमें विशाखा दत्त द्वारा लिखे मुद्रा राक्षस नाटक से मिलता है। मुद्रा राक्षस नाटक किसने लिखा था, तो विशाखा दत्त ने। चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की, जिससे हमें मौर्य साम्राज्य के विषय में जानकारी मिलती है। चाणक्य ने लिखा अर्थशास्त्र, जिससे हमें क्या मिलती है, मौर्य समाज की जानकारी मिलती है। यह अर्थशास्त्र जो था वो अर्थशास्त्र की पुस्तक नहीं थी, राजनीतिक विज्ञान से संबंधित पुस्तक थी। और चंद्रगुप्त मौर्य के भव्य महल का नाम जो था वो राजप्रसाद था। ये कहाँ स्थित था, तो पाटलिपुत्र के कुम्भरार में राजप्रसाद स्थित था और 80 स्तंभों पर टिका था, जो बलुआ पत्थरों से बना हुआ था। 80 स्तंभों पर टिका था, बलुआ पत्थरों से बना हुआ था राजप्रसाद। यह एकास्म निर्मित पत्थर जिसके ऊपर एक विशेष पॉलिश था, जिसे क्या कहते हैं, ओम्फ कहते हैं। एक एकास्म निर्मित पत्थर जिसके ऊपर विशेष पॉलिश था उसे क्या कहते हैं, ओम्फ से बना हुआ था। महल की लंबाई 140 फुट थी और इसकी चौड़ाई जो थी 120 फुट थी। चीनी यात्री फाहियान ने राजप्रसाद की प्रशंसा करते हुए ये कहा कि यह मानव निर्मित नहीं बल्कि दैव निर्मित है। किसने कहा, फाहियान ने कहा था इसको, राजप्रसाद की दैव निर्मित है। चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली। चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की दीक्षा किसने दी थी, तो भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली और श्रवणबेलगोला चंद्रगिरी की पहाड़ियों में संलेखना विधि से अपने प्राणों को त्याग दिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो है यहाँ का शासक कौन बना, तो यहाँ का शासक बिंदुसार बना। बिंदुसार ने अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता है। बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है शत्रु का नाशक। सीरिया के राजा एंटिकोटस ने राजदूत डाइमेकस को बिंदुसार के दरबार में भेजा। सीरिया के राजा एंटिकोटस ने किसको भेजा, डाइमेकस को भेजा। और बिंदुसार का जो धर्म था वो आजीवक संप्रदाय था। बिंदुसार ने सीरिया के राजा से मांगी, क्या क्या मांग की, मदिरा, अंजीर और दार्शनिक मांगा। अंगूर की मदिरा और सूखा अंजीर को भारत भेजा गया और क्या किया गया, अंजीर और मदिरा को भेजा गया, जबकि दार्शनिक को भेजने से मना कर उन्होंने कहा कि यह दार्शनिक की व्यापारिक करने की परंपरा नहीं है, हमारे यहाँ पे दार्शनिक का व्यापार नहीं किया जाता है, इसलिए हम नहीं भेजेंगे। उसके बाद है अशोक, और 269 ईस्वी में पूर्व मगध का शासक अशोक बना। अपने राज्याभिषेक में 8वें वर्ष में 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग विजय कर मगध में इस शामिल हुआ। यानी कि 269 ईस्वी पूर्व में मगध साम्राज्य का शासक कौन बना, अशोक। 269 में अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग विजय कर, कलिंग को जीत करके मगध में इसे शामिल किया अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईस्वी में। अशोक के किसी शिलालेख की जानकारी बिहार से प्राप्त नहीं हुई है, कोई भी शिलालेख, जबकि 7 स्तंभलेखों में से 3 स्तंभलेख बिहार के, यानी कि 3 स्तंभलेख की जानकारी तो बिहार से मिली, लेकिन एक भी शिलालेख की नहीं मिली है। पश्चिमी चंपारण से रामपुरवा स्तंभलेख और लोरियानंद अभिलेख की मिली है। पश्चिम चंपारण से 2 स्तंभलेख मिला है, रामपुरवा और लोरियानंद कहाँ पे हैं, तो पश्चिम चंपारण में। और पूर्वी चंपारण से अरेराज स्तंभलेख की जानकारी मिली है, पूर्वी चंपारण से अरेराज स्तंभलेख की। अशोक के कलिंग युद्ध के बाद निग्रोथ
के माध्यम से उपगुप्त के द्वारा बाह्य धर्म की शिक्षा प्राप्त की, बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त की तथा इसके बाद धम्म की नीति अपनाई। यानी अशोक ने क्या किया, कलिंग युद्ध के बाद जो है निग्रोध के माध्यम से उपगुप्त के द्वारा, किसके द्वारा, उपगुप्त के द्वारा, यानी कि बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे ली थी अशोक ने, उपगुप्त से ली थी, और धम्म की नीति अपनाई। अशोक ने धम्म महामात्रों की नियुक्ति प्रदेश में शांति और सद्भावना के लिए किया था, और अशोक ने बराबर की पहाड़ियों में आजीवकों के निवास के लिए 4 गुफाओं का निर्माण कराया। कहाँ पे, बराबर की पहाड़ी में आजीवकों के निवास के लिए 4 गुफाओं का निर्माण करवाया। ये गुफाएं वर्तमान बिहार में गया जिले में है, और अशोक ने जो निर्माण कराया है जो 4 गुफाएं वो गया जिले में है। कौन कौन सी है, लोमस ऋषि गुफा, सुदामा गुफा, करण चौपड़, विश्व झोपड़ी। लोमस ऋषि, सुदामा गुफा, करण चौपड़, विश्व झोपड़ी। अशोक के पोते दशरथ के द्वारा नागार्जुन की पहाड़ियों में 3 गुफाओं का निर्माण किया गया। अशोक का जो पोता था दशरथ, उसके द्वारा नागार्जुन की पहाड़ी में, इन्होंने बराबर में कराया, इसने नागार्जुन में 3 गुफाओं का निर्माण कराया गया। बराबर की पहाड़ियों से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ये नागार्जुन की गुफाएं वर्तमान बिहार के गया में स्थित है। और बराबर की पहाड़ियों से लगभग कहाँ पे, 1.5 किलोमीटर दूर, बराबर की पहाड़ियों से 1.5 किलोमीटर दूर जो है नागार्जुन की गुफाएं वर्तमान बिहार में गया में स्थित है। दोनों जगह गया में ही है। और यहाँ पे नागार्जुन में कौन कौन सी है, गोपिका, वापियाका और वेदईक। गोपिका गुफा, वापियाका गुफा और वेदईक गुफा। अब है आखिरी शासक कौन था इसका, तो इसका आखिरी शासक था बृहदत्त। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था। पुष्यमित शुंग के द्वारा बृहदत्त की हत्या कर मगध में शुंग वंश की स्थापना हो गई। और बृहदत्त की हत्या कर दी किसने, पुष्यमित शुंग ने, और इसके बाद शुंग वंश की स्थापना की। मौर्योत्तर काल जो है इसमें 3 चीज आते हैं, शुंग आते, कण्व आते, कुषाण। इंपॉर्टेंट, शुंग, कण्व, कुषाण इंपॉर्टेंट है मौर्योत्तर काल में। लेक्चर नंबर 6 को करेंगे अब हम लोग। शुंग वंश। शुंग वंश में हमने पढ़ा कि मौर्योत्तर काल में 3 आते हैं, शुंग, कण्व और कुषाण। सबसे पहले शुंग को पढ़ेंगे। शुंग की स्थापना 185 बीसी कब हुई थी, 185 बीसी में हुई थी। बृहदत्त की हत्या कर पुष्यमित शुंग ने शुंग वंश आया, यानी बृहदत्त की हत्या करके पुष्यमित शुंग को ने शुंग वंश की स्थापना की। इतिहासकारों के अनुसार ब्राह्मण शासक था यह। इसके काल में बड़े पैमाने पर बौद्ध भिक्षुओं की हत्या की गई और कई बौद्ध विहारों को नष्ट कर दिया गया, क्योंकि ये ब्राह्मण शासक था, बौद्ध भिक्षुओं की हत्या करता है और नष्ट करवा देता है बिहारों को। शुंग की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी और बाद में विदिशा बनी। यानी शुंग की 2 राजधानी हुई, पहले पाटलिपुत्र, बाद में विदिशा एमपी। शुंग की प्रारंभिक राजधानी पाटलिपुत्र, बाद में विदिशा बनी। प्रसिद्ध विद्वान पतंजलि शुंग के दरबार में रहते थे, और ये जो विद्वान थे पतंजलि वो शुंग के दरबार में ही रहते थे। पुष्यमित द्वारा 2 अश्वमेघ यज्ञ किए गए। पुष्यमित शुंग के पतंजलि दरबारी कवि थे और विद्वान थे, और पुष्यमित शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए गए, जिसमें पुरोहित पतंजलि ही थे। पुष्यमित का पुत्र अग्निमित्र के शासनकाल में बौद्ध भिक्षुओं की स्थिति अच्छी नहीं रही। पुष्यमित के बेटे अग्निमित्र के टाइम पे भी बौद्ध भिक्षुओं की स्थिति अच्छी नहीं रही। अंतिम शासक जो हुआ था शुंग वंश का वो देवभूति था। मगध की स्थिति को अगर देखें तो हर्यक वंश में इसकी विकास शुरू हुआ शिशुनागपुर में, और प्रकाष्ठा पर पहुंचा मौर्य वंश में। फिर मौर्योत्तर काल में नीचे की तरफ उतरना स्टार्ट हुआ, शुंगवाद में नीचे गया, कर्ण में एकदम स्थिति इसकी जो है बिल्कुल नीचे पहुंच जाती है। फिर से इसका पुनरुद्धार होता है कुषाण और गुप्त के टाइम पे, फिर से ये शीर्ष पे पहुंचता है। अब है यहाँ पे चेदी शासक खारवेल ने शुंग वंश के दौरान मगध पर आक्रमण किया। यानी चेदी शासक कौन था, खारवेल ने शुंग वंश के टाइम पे ही मगध पर आक्रमण किया, चेदी शासक खारवेल ने, तथा यहाँ के शासक पुष्यमित बृहस्पति को हरा करके मगध में जिन की मूर्ति वापस लेकर आया। यानी कि जिन की मूर्ति कौन लेकर के आया था, तो वो लेकर के आया था महाजनपद नंद, और ये वापस कौन लेकर के गया, तो ये चेदी शासक खारवेल लेके गया। बृहस्पति की पहचान पुष्यमित के रूप में की जाती है। ये जो बृहस्पति है वो कौन है, पुष्यमित्र है। आगे कण्व वंश की स्थापना 75 ईस्वी में हुई थी, शुंग की 185 बीसी में, और कण्व वंश की 75 बीसी में देवभूति की हत्या कर वसुदेव द्वारा स्थापित की गई थी। और शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था, जिसकी हत्या करके वसुदेव ने कण्व वंश की स्थापना की।
ये ब्राह्मण शासक थे ये भी, और इस वंश के शासनकाल में मगध केवल पाटलिपुत्र तक ही सीमित रह गया। और ये जब कर्ण वंश आया तो यहाँ पे मगध की जो है पाटलिपुत्र तक ही सीमित रह गया। सतवाहनों द्वारा इस वंश की समाप्ति की गई, और इसको समाप्ति किसने कर दिया? सतवाहन ने कर दिया कर्ण वंश को। कर्ण वंश के शासनकाल के दौरान बौद्ध भिक्षुओं की स्थिति अच्छी नहीं रही इसके टाइम पे भी। कुषाण वंश, कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कड़फिसस द्वारा की गई थी। कुषाणों ने मगध क्षेत्र में गुप्त शासकों को यहाँ का सामंत बनाकर साम्राज्य को सौंप दिया, यानी कि कुजुल कड़फिसस ने स्थापना की और कुषाणों को यहाँ का जो है सामंत बनाकर उसको साम्राज्य सौंप दिया। राजधानी जो इसकी रही थी कुषाण की पहली राजधानी रही थी पुरुषपुर या पेशावर, दूसरी मथुरा या मथुरा आंध्र प्रदेश में। पुरुषपुर मथुरा इसकी राजधानी रही थी पुरुषपुर और मथुरा। चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के काल में हुई थी। गुप्त वंश, संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? अगला आ गया गुप्त वंश, इसके संस्थापक श्रीगुप्त थे। और प्रारंभ में गुप्त शासक कुषाणों के सामंत बनकर मगध पर स्थापित किया। प्रारंभ में जो गुप्त शासक थे उन्होंने कुषाणों के सामंत रहे और साम्राज्य स्थापित किया। चंद्रगुप्त प्रथम पहले स्वतंत्र शासक थे जिसे इस वंश का वास्तविक संस्थापक के रूप में माना जाता है। श्रीगुप्त ने जरूर गुप्त वंश की स्थापना की थी, लेकिन स्वतंत्र शासक पहला कौन रहा था? चंद्रगुप्त प्रथम रहे थे, और इन्हें ही पहला स्वतंत्र शासक भी माना जाता है और वास्तविक संस्थापक माना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह कुमार देवी से हुआ। चंद्रगुप्त की पत्नी का नाम था कुमार देवी। चंद्रगुप्त की पत्नी का क्या नाम था? कुमार देवी से हुआ, जिसके तत्पश्चात वैशाली को मगध में मिला लिया गया। और कुमार देवी से विवाह करके ये वैशाली को क्या करते हैं? मगध में मिला लेते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम ने इस वंश में पहली बार सोने के सिक्के जारी किए। और गुप्त वंश में पहली बार सोने के सिक्के को किसने जारी किया? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने जारी किया। इसके शासनकाल में सिक्कों की एक तरफ राजा रानी और दूसरी तरफ लक्ष्मी देवी का चित्र बना हुआ था। यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम के दरबार में सिक्के की एक तरफ राजा रानी का चित्र, दूसरी तरफ लक्ष्मी देवी का चित्र, देवी लक्ष्मी का चित्र बना हुआ था। राजा रानी मतलब चंद्रगुप्त, और कुमार देवी का चित्र, और दूसरी तरफ लक्ष्मी देवी का। कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमार गुप्त ने ही की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, महाबोधि मंदिर का निर्माण गुप्त शासक के दौरान ही हुआ था। और यहाँ पे जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी कुमारगुप्त के द्वारा, और महाबोधि मंदिर का निर्माण गुप्त शासन के दौरान भी हुआ था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान आया था। यानी फाहियान किसके टाइम पे आया था? चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। इसने फूकोकी की रचना की थी, जिसे पाटलिपुत्र में प्रशंसा की गई। और हुएनसांग किसके टाइम पे आया था? हर्षवर्धन के टाइम पे आया था। यहाँ पे आपका एंसेंट खत्म होता है। अब मेडाइवल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।